सरकार ने स्वास्थ्य पर खर्चे को बढ़ाया, साथ ही बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इंफ्रा सेस भी लगाया। वहीं सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की। बजट में कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने दिल खोल कर किए प्रावधान। वहीं आम जनता को टैक्स में नहीं दी कोई राहत, मौजूदा टैक्स स्लैब में नहीं किए बदलाव। मोदी सरकार के बजट पर तमाम नेताओं ने कसा तंज। राहुल गांधी ने कहा, पूंजीपति दोस्तों को देश की संपत्ति हैंडओवर कर रही मोदी सरकार। तो वहीं ममता बनर्जी ने बजट को बताया जन विरोधी। कोरोना काल के बीच इस बार उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मोदी सरकार हेल्थ सेक्टर में जरूर कुछ खास करेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर के बजट में मोदी सरकार ने बढ़ोतरी की है और एक नई स्कीम की अनाउंसमेंट भी की है। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की है। देखिए रिपोर्ट और जाने क्या है वो घोषणाएं। कोरोना वायरस के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस बजट में कई अहम ऐलान किए गए हैं। कोरोना संक्रमण समेत कई अन्य गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा की है। अपने बजट भाषण के दौरान हेल्थ सेक्टर के लिए निर्मला सीतारमण ने बड़ी सौगात दी है। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हेल्थ सेक्टर का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। लोकसभा में सीतारमण ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो मैं फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कोरोना को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इस बीमारी का असर दुनिया भर में पड़ा है और भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमारी चुनौतियाँ बढ़ा दी हैं। कोरोना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम ने 80 मिलियन परिवार को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया। 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नगद राशि मुहैया कराई। कोरोना काल की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पहले कभी नहीं था। 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है। सारी उम्मीदों को दरकिनार करते हुए निर्मला सीतारमण ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर 75 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन्स को इसमें राहत मिली है और उनको इनकम टैक्स फाइल करने से मुक्त कर दिया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है पूरा मामला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। लोग कोरोना संकट की वजह से आयकर में छूट की उम्मीद लगाए बैठे थे। वित्त मंत्री ने सिर्फ 75 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को ही राहत दी और कहा कि उन्हें इनकम टैक्स देने से मुक्त कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर रही है। उन्होंने कहा 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को जिनकी आय का साधन सिर्फ पेंशन है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री ने एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में होने वाली परेशानियों को भी कुछ कम किया और उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का ऐलान किया। पिछले साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया था। उन्होंने कई नए स्लैब की घोषणा की थी। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ था जब देश में इनकम टैक्स स्लैब के 2 विकल्प रखे गए थे, लेकिन इस बार इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इस बार पहली बार बजट में वायु प्रदूषण रोकथाम को लेकर ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। तो वहीं दूसरी ओर चुनावी राज्यों में मोदी सरकार की तरफ से ज्यादा दरियादिली देखने को मिली है इस बार के बजट में। बजट में पहली बार वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ऐलान किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए 2000 करोड़ से अधिक रुपयों का प्रावधान किया है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले पेश किए गए किसी बजट में कभी भी वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर किसी सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने देश में वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए 2217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान भी किया है। भारत सरकार की इस नीति के मुताबिक पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदूषण पर लगाम लगाने में अब मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बजट में चुनावी राज्यों पर मोदी सरकार की तरफ से ज्यादा दरियादिली दिखी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इस साल 3500 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। बंगाल से असम तक चुनावी राज्यों को बजट में बड़ी सौगात मिली। निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल को भी खास तोहफे से नवाजा है। कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से मोदी सरकार का यह बड़ा सियासी फैसला माना जा रहा है। इस बार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, कई अलग तरह की अनाउंसमेंट की गई हैं। इसी को देखते हुए हमारे संवाददाता नवनीत मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कुछ खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा नितिन गडकरी ने। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सर, आज बजट आया और इसमें आपके मंत्रालय के लिए भी काफ़ी कुछ घोषणाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की काफ़ी बातें की गई। तो आप इस बजट को कैसे देखते हैं? एक रिवोल्यूशनरी ऐतिहासिक बजट है जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर आत्मनिर्भर भारत की बात, एक सपना प्रधानमंत्री जी ने एक विजन हमको दी है, उस दिशा में आगे ले जाने वाला ये बजट है। ये देश के भविष्य को बदलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 91,000 करोड़ अभी तक था और 1,18,000 करोड़ हो गया है, तो इससे किस तरीके से देश का विकास होगा? देखो, निश्चित रूप से अभी रोड सेक्टर में तो हमने, आप कोई भी स्टेट में जाइए, सब जगह रोड बदल रहे हैं, अच्छे रोड हो रहे हैं और देश में 5 साल के अंदर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ये विश्वास मैं देश को देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से इस बजट बढ़ाने से हमें कामों में और गतिशीलता मिलेगी। कांग्रेस ने इसे चुनावी बजट बताया है, खासतौर से कुछ जो चुनावी राज्य हैं उनके लिए जो घोषणाएं हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने डी इन्वेस्टमेंट पे भी सवाल पर उठाए हैं, उस पर भी। देखिए, मुझे आप बताइए कि हम दिल्ली में 60,000 करोड़ के दिल्ली के आजू बाजू काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, बिहार में 2.25 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हम लोग 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, कर्नाटक में हम 2.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। हर राज्य में हम काम कर रहे हैं। आप किसी भी राज्य में जाओ, वित्त मंत्री जी ने केवल 3-4 राज्यों का उल्लेख किया। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास, यही नीति प्रधानमंत्री ने हमको दी है। उसी के आधार पर हम सब राज्यों के साथ, जनता के साथ न्याय करेंगे, चाहे किसी का भी सरकार हो, सबका विकास होगा, यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस कहती है कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या ख्याल है? ये तो लोगों को कंफ्यूज करने की राजनीतिक उद्देश्य से बात की जा रही है। ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने वाला बजट है। ये जो बोल रही है सारा गलत है। एक स्क्रैपिंग पॉलिसी जो आ रही है, इससे देश को किस तरीके से लाभ होगा? इससे देखो, प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो 4.5 लाख करोड़ की है वो 6 लाख करोड़ की बनेगी। कब तक आ जाएगी पॉलिसी? है 15 दिन के अंदर ये पॉलिसी डिटेल हम दे देंगे। इस बार का बजट पेश होने के बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं की अलग अलग राय थी। चलिए आपको इस न्यूज के जरिए दिखाते हैं कि बीजेपी के पार्टी नेताओं की क्या राय है आज के बजट पे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं की क्या राय है और अन्य पार्टी नेताओं की क्या राय है इस बार के बजट 2021-22 के ऊपर। आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बजट जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे संतु निरामय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी आरोग्य रहें ये और सभी सुखी रहें, यह बजट उसी के आधार पर तैयार है। और आप जानते हैं कि ये बजट देश के उस आत्मनिर्भर भारत के अभियान को, उसकी जो नींव डाली गई है वो उस पर उसको मजबूती प्रदान करेगा और निश्चित रूप से विशेष करके देश के हर नागरिक मजबूत होंगे। सभी सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया है, चाहे वो जवान हो, किसान हो,
महिला हो, उद्योगी हो, बिजली हो, पानी हो, हर सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में यह ध्यान दिया गया। इसलिए और विशेष करके स्वास्थ्य के सेक्टर में जो कोरोना का भी अभी समय रहा है, स्वास्थ्य के सेक्टर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, आयुष्मान भारत के बाद ये सबसे बड़ी योजना शुरू हो रही है। हाँ, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ योजना, स्वास्थ्य योजना, जिसमें 64,180 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। 70,000 गाँवों में वेलनेस सेंटर, जो हमारे वेलनेस सेंटर है, उसको मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल हेल्थ हॉस्पिटल का जो निर्माण स्थापना होगा, वो एक बुनियादी ढांचों को और मजबूत करेगा और जन जन को इसका लाभ गाँव में और शहरों में लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। किया गया है, किसानों के लिए भी ज़्यादा बजट का प्रावधान है और यहाँ मतलब जो बजट के माध्यम से सभी वर्गों को न्याय देने की कोशिश हो गई है और बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और मजदूरों को भी न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बजट के अंदर सेस बढ़ा दिया गया। इसके अलावा जो आम आदमी को उम्मीद थी कि उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, वो कोई बेनिफिट उस तरीके से आया नहीं हाथ में। अभी टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता थी, क्योंकि टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि टैक्स बढ़ाएंगे तो पैसा आएगा, वो आम आदमी के लिए खर्चा हो जाएगा। इसीलिए पैसा तो आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा टैक्स बढ़ाया है, लेकिन उसका फायदा आम आदमी को होगा। Example, a very high reliance on disinvestment, but in fact the government has failed to meet its disinvestment targets every year for the last 6 years. When you look at some of the specific promises being made, for example on MSP, where have they fulfilled their previous promises on MSP? Have they actually been able to deliver anything that even exceeds the actual cost of inflation? They have not for the last 6 years. So the real question the country has to ask is, how will this government fulfill its promises, and what is the faith? The finance minister asked us all to have faith. Well, faith has to be built on a track record, and the track record, unfortunately, does not justify us feeling much faith. So, as I said, I think this is like the garage mechanic who tells a client, I couldn't fix your brakes, so I'll make your horn louder. I mean, that's essentially what this government has done. A lot of talk, big loud noises, but they have not been able to fix the brakes yet, and the economy has been going downhill for the last few years. लेकिन ये बजट में असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहती है। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। दूसरी बात, ये बजट में अगर देखा जाए सही ढंग से तो देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रोड फॉर वोट बना दिया। बहुत सारे पैसा खर्चा करने की तो बात किए हैं, लेकिन हमें क्या मिला? कोई ग्रांट नहीं मिला। हमारी ये उम्मीद था कि सरकार कैश ट्रांसफर करेगी गरीब लोगों को बचाने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कुछ करेगा, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन। मतलब नाउ सरकार की राय ये है कि कंट्री शुड बी पुट ऑन सेल, बेच। इस बार का बजट काफी खास माना जा रहा था और इसको अलग तरीके से देखा जा रहा था, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहला बजट था और इससे आम लोगों को काफी उम्मीद थी, क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए हैं और लोग सड़कों पर आ गए हैं। इससे आम आदमी को काफी उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन बहुत सारे आम आदमी ऐसे हैं जिनकी अलग अलग राय है इस बजट को लेकर और ज्यादातर लोग मायूस दिखे हैं इस बार के बजट से। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है आम आदमी की राय इस बार की बजट पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। कई बड़े चेंजेस के साथ उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे, जिसको लेकर आम लोग निराश हो गए हैं और सरकार से जैसे बजट की उम्मीद की थी वैसा नहीं मिला। एक्चुअल में जहाँ तक ITR की बात है, ये सभी सीनियर सिटीजन के लिए है, ये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है जिन्होंने ITR फाइल नहीं करनी। एक्चुअल में उन्होंने हो सकता है जो बजट का भी लैंग्वेज थी उसके हिसाब से हो सकता है उनकी पेंशन या जो इनकम बजट FD पर जो इंटरेस्ट आता है इस पर टैक्स नहीं देना पड़े, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ITR फाइल नहीं करनी पड़ेगी अबाउट 75 ईयर जो सीनियर सिटीजन, जो सुपर सीनियर सिटीजन है। बाकी जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स के ऊपर कहलाते हैं, तो 60 और 75 के बीच के बिटवीन दिस पीरियड
जो भी सीनियर सिटीजन उनको ITR फाइल करनी पड़ेगी, और जो स्लैब है रेट ऑफ उसका इनकम टैक्स का वो एज इट इज है। नहीं, गवर्नमेंट को इस बजट में थोड़ा सा नरमी लानी चाहिए थी, और गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो आम पब्लिक है इसको कुछ रियायत मिले, या और जो बिजनेसमैन है बिजनेसमैन को भी टैक्स में रिबेट मिले, कुछ इस तरह सिस्टम होना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो आई थिंक इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस तरह से कुछ कदम उठाना चाहिए था कि जिससे कि जो बिजनेसमैन हैं और जो लेबर टाइप के लोग हैं या जो भी कर्मचारी हैं जो काम करने वाले हैं उनको कुछ फायदा हो। इस बजट से गृहिणियों को भी काफी उम्मीदें थीं कि आम जनता को ध्यान में रखते सरकार को रसोई गैस और प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तुओं के रेट कम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। साथ ही लोग इस बजट को न फायदे का बता रहे हैं और न ही घाटे का। I am basically affiliated to a BPO, and I was expecting, because due to the current COVID pandemic, as you yourself had said, that this is a tough time, so people don't have disposable income. So I think the government should have taken into consideration the high premiums which are there in the insurance sector, and should have done something for it to reduce the premiums. Do you think a common man would be happy with the budget? I can't say. There are plus points as well as minus points. So every budget has a negative and a positive. Yes, the budget is good in some aspects, but I think it needed something more. नहीं, कोई नहीं, वही है पहले वाली हिसाब किताब, और कोई बचत का वो नहीं है। मतलब घरेलू जो औरतें हैं वो परेशान है इसमें बजट के हिसाब से। अच्छा, तो आपको क्या लगता था क्या क्या होना चाहिए इस चीजों में, मतलब और क्या क्या? अब देखो, हर चीज में महंगाई हो रही है तो कुछ तो सस्ता होना चाहिए ना। हाँ जी। जिससे कि भाई गृहिणी जो है वो अपना किचन को संभाल सके। अब बहुत परेशानी हो रही है। हाँ जी। महंगाई है हर चीज की। हाँ जी। कुछ आपको लगा कि गवर्नमेंट और कुछ कर सकती थी इन सब्जियों के मामले में, कि भाई कुछ राशन वगैरह पे कुछ ऐसा आपको इंसेंटिव आपको लगता है? हाँ, थोड़ा सा कुछ कम कर सकती थी, ये करवा सकती है। जैसे कि थोड़ा कुछ बताइए किस चीज में? अब जैसे आप ये देखो, सब्जियां ही है कितनी महंगी हो रही हैं, घी तेल है वो कितना महंगा हो रहा है, दालें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं, तो ये थोड़ा सा कुछ कम कर सकते थे। बहरहाल सरकार ने शराब के साथ ही पेट्रोल डीजल आदि पर भी सेस बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल पर एग्रो इंफ्रा सेस लगाया गया है, इससे कई वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.